अब तक हमने देखा कि जानवी अपना मूड फ्रेश करने के लिए कविता आंटी के साथ शॉपिंग मॉल में जाती है और वहाँ पे एक एंटीक शॉप में वो टकराती हैं हमारी रश्मि से और कबीर की कज़न मनीषा से, जो कविता आंटी से वो गिफ्ट को छीनने की कोशिश करती हैं लेकिन नाकामयाब रहती हैं और उसके बदले में रश्मि जानवी के हाथों में अपनी सगाई का इनविटेशन कार्ड देती है। कविता आंटी आती है और वहाँ से जानवी को लेके अपने साथ चली जाती है। अब आगे दोनों लड़कियां एक दूसरे की तरफ देख के बहुत हैरान थी। उन्हें तो कोई आइडिया ही नहीं हुआ कि अभी हुआ क्या। वो औरत कौन थी जो अभी जानवी को मैडम बोल के गई? रश्मि बहुत ध्यान से कुछ सोच रही थी। उसकी आंखों में ऐसे एक्सप्रेशंस थे जैसे उसने कुछ बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ देख ली हो। बिना कुछ सोचे समझे वो अपनी बहन का पीछा करने लगी और उसके पीछे पीछे मनीषा भी भाग रही थी। लेकिन जब तक वो लोग पहुँचे तब तक जानवी का कुछ अता पता नहीं था। वो भीड़ में कहीं खो गई थी और इतना ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिली। ऐसा लग रहा था जैसे पहले जो भी कुछ हुआ वो सब बस उनकी सोच हो और असल में रियलिटी में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मनीषा रुकी और हाफते हुए बोली, रश्मि तुमने सुना वो औरत जानवी को क्या कह के बुला रही थी? उसने शायद मैडम बोला था, है ना? रश्मि ने भी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ। ये सब क्या हो रहा है? दीदी मैडम कब से बन गई और किसकी मैडम? और वो औरत कौन थी साथ में? मनीषा ने अपने मन के डाउट क्लियर करने के लिए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने शादी कर ली? पर हमने इसके बारे में तो कभी सुना ही नहीं। या ऐसा भी तो हो सकता है कि वो औरत सिर्फ जानवी को सिचुएशन से बाहर निकालने में हेल्प कर रही हो। वो औरत भी कोई ऐसी वैसी नॉर्मल औरत नहीं लग रही थी। शायद वो किसी नॉर्मल घर से ना बिलोंग करती हो। अभी शॉप के अंदर जो भी कुछ हुआ उसको तो वो भूल ही नहीं पा रही थी। उस औरत ने उनके हाथ से अश्वगंधा ऐसे खींचा और वो कुछ कर भी नहीं पाए। ऑब्वियसली मनीषा के मन में कविता आंटी के लिए अच्छे एक्सप्रेशंस नहीं थे। रश्मि गहरी सोच में थी और लास्ट में बस वो एक ही पॉसिबिलिटी सोच सकती थी और मनीषा की तरफ गिल्टी होते हुए बोली, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। कितने सालों तक मैं दीदी पे ध्यान देती रही और वो भी कभी कबीर के अलावा किसी और इंसान से इतनी क्लोज़ नहीं थी, इसलिए शायद उन्होंने गुस्से की वजह से ऐसा कुछ करा। मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। अच्छा ठीक है, अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। ये सब प्रॉब्लम जानवी की है, वो चीज़ें भूल नहीं पा रही। तुम्हें उस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोड़ो उसे। तुम्हारी कुछ दिनों में सगाई होने वाली और तुम्हें उसकी कितनी तैयारियां करनी है। तुम्हारी ड्रेस भी आती होगी तो चलो जल्दी से अपनी मंगेतर के लिए अच्छी सी दुल्हन बन जाओ। रश्मि मुस्कुरा दी और उसने अपने सर पे पहनी अपनी कैप थोड़ी नीचे कर ली जिससे कोई उसे पहचान ना सके। लेकिन उसके बगल से जा रहे छोटे छोटे बच्चों ने उसे पहचान लिया। देखो ये तो रश्मि अरोड़ा है ना? हाँ ये तो वही है। चलो चलो रश्मि का ऑटोग्राफ लेते हैं। तभी रश्मि के चारों तरफ एक भीड़ इकट्ठा हो गई जो उससे ऑटोग्राफ देने की डिमांड करने लगे। रश्मि ने मुस्कुराते हुए धीरे धीरे करके सबको ऑटोग्राफ दिया और इस चक्कर में वहाँ सीन थोड़ा सा मैसी हो गया। वहीं दूसरी तरफ जानवी गिफ्ट लेने के बाद घर जाने के बदले सीधा मार्केट गई और उसने बच्चों के लिए बहुत सारे खाने की चीज़ें और पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ें खरीदी। उनके पास शॉपिंग करने के बाद बहुत सारे बैग हो गए थे। जानवी ने इतने सारे बैग खुद पकड़े हुए थे, उसके बावजूद कविता आंटी के भी हाथ पूरे भरे हुए थे। मैडम, हमने तो कितना सारा सामान खरीद लिया ना बच्चों के लिए। कविता आंटी इतना बोलकर सामान गाड़ी में रखने लगी। जानवी जाके ड्राइवर सीट पे बैठ गई और कविता आंटी से बोली, थैंक यू कविता आंटी, आप थक गई होंगी ना। आप एक काम करिए, आप घर चले जाइए, मैं अपने आप चली जाऊंगी, मुझे कहीं और जाना है। पर मैडम अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई है, सर ने मुझे बोला है कि। कविता आंटी जानवी को समझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन जानवी ने भी बड़े डिटर्मिनेशन के साथ कहा, मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ और मैं अकेले मैनेज कर लूँगी। आप जाइए, वरना अगर आप थोड़ा सा भी लेट हुई ना तो आपको रोड पे जाम मिल जाएगा। इतना बोल के वो गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल गई। लगभग 1 घंटे कार चलाने के बाद उसने गाड़ी एक जगह जाके रोकी। वो काफ़ी पुराना एरिया लग रहा था। उसने गाड़ी एक आंगन के पास खड़ी की। वो आंगन शायद से प्राइमरी स्कूल रहा होगा।
वहाँ पर अभी भी कुछ बच्चे खेल रहे थे और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे के साथ खुशी खुशी इधर उधर भाग रहे थे। एक मध्यम वर्गीय औरत बड़े प्लेन कपड़े पहने बरगद के पेड़ के नीचे खड़े उन बच्चों को खेलता हुआ देख रही थी। जानवी स्कूल के बाहर से ही सब कुछ देख रही थी और उसे बहुत खुशी हुई कि बच्चे खुशी खुशी वहाँ पे खेल रहे हैं। तभी उस औरत ने जानवी को देखा और उनके पास चल के आई। अरे आज आप यहाँ पे? वो थी उस अनाथ आश्रम की टीचर। हेलो टीचर, बस यहाँ से गुज़र रही थी तो सोचा मिलती जाऊँ। बाकी बच्चे कैसे हैं? ठीक है, आप खुद ही देख लीजिए कितनी खुशी से खेले जा रहे हैं। टीचर ने स्पोर्ट्स फील्ड की तरफ मुस्कुराते हुए देख के कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं बच्चों के लिए कुछ सामान लेकर आई थी। नया साल आने वाला है ना, और ये पैसे भी रखे और इनसे नए कपड़े या ज़रूरत का सामान ख़रीद लीजिएगा। अभी कुछ दिनों के लिए मैं बहुत बिज़ी हो जाऊँगी तो शायद मुझे डर है मैं अभी 1-2 हफ्ते यहाँ नहीं आ पाऊँगी। जानवी ने इतना कह के उन टीचर को एक पैकेट थमा दिया जिसके अंदर पैसे रखे हुए थे। टीचर तो ये देख के हैरान हो गए और उन्होंने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। आपने इतना सारा सामान तो पहले से ही ख़रीद लिया है और फिर मैं ये पैसे लेकर क्या करूँगी। वो अपनी बातें पूरी कर पाते उससे पहले जानवी ने उनके हाथों में पैसे थमा दिए। बच्चों की पॉकेट मनी समझ के रख लीजिए, ज़रूरत कब पड़ जाए क्या पता, तो आपके पास होने चाहिए। ये सुनकर टीचर जी भी हेल्पलेस थी। वो कभी भी जानवी को मना नहीं कर पाती थी। आप अंदर आके बच्चों से नहीं मिलेंगी क्या? कम से कम इन्हें भी तो पता चले कि इतने सालों से इनको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, ताकि बड़े होके लोगों को शुक्रिया बोलना तो समझे। जानवी के चेहरे पर बच्चों को देख के बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट थी। कोई बात नहीं, ये बच्चे खुश है तो मैं खुश हूँ। और वैसे भी हर बच्चे को हक है कि उसे खूबसूरत बचपन मिले। इतना बोलकर जानवी वहाँ से चली गई। टीचर जी बस जानवी को जाते हुए देख रही थी। उनकी आंखों में एक ग्रेटफुलनेस थी। पिछले 4 सालों से जानवी हर महीने या तो पैसे या तो बच्चों के लिए बहुत सारा सामान लेकर आती थी, लेकिन वो हमेशा स्कूल के बाहर खड़े होकर बच्चों को खेलता हुआ देख के चली जाती थी। ना ही तो वो कभी अंदर आके बच्चों से मिली और ना ही उन्होंने कभी अपना नाम बताया। अगर टीचर जी चाहती भी कि वो बच्चों को जानवी के बारे में बताए तो उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो शुरू कहाँ से करें। जानवी स्कूल के पास एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा बह रही थी और पत्ते पेड़ों से उन रास्तों पर गिर रहे थे और जानवी की नज़रें वहाँ पे स्पोर्ट्स फील्ड में खेल रहे बच्चों की तरफ ही थी। तभी उसे अपने आसपास एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। इससे वो वहीं रुक गई। तभी एक हाथ उसके कंधों पर आया जिसने उसे कस के पकड़ लिया और उसे डांटने लगा, लेकिन उसकी डांट में भी कोमलता झलक रही थी। तुम हमेशा इतनी केयरलेस क्यों रहती हो? क्या पता मैं नहीं आता तो तुम किसी जाल में फंस जाती तो? जानवी की आंखें उस इंसान को देखकर चौड़ी हो गई। अचानक से उसके सामने आरव जो आके खड़ा हो गया था। उसकी आवाज़ थोड़ी सी काँप रही थी। आज आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आरव ने उसके कंधे को छोड़ते हुए कहा, कविता आंटी ने मुझे फ़ोन किया था जब तुम्हारी असिस्टेंट कॉमर्स डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स देने गई, तो मैंने सोचा उससे पूछूं और उसने बताया कि तुम यहाँ मिल सकती हो। मैं भी इसी एरिया में था तो सोचा कि तुम्हें साथ लेते चलूँ। ऐसा बहुत बार हुआ था कि वो पलक के साथ यहाँ पर आई थी, तो हो सकता है उसने बताया हो। अभी ऑफिस का टाइम तो ख़त्म नहीं हुआ है, फिर आप यहाँ पे। जानवी उसकी तरफ अपना सिर ऊपर करके देखने लगी। तब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो सच में कितना लंबा था। जब भी वो उसके सामने खड़ा होता तो ऐसा लगता था जैसे सारा कुछ उसने अपने कंधों पे ले रखा हो। मैं जल्दी चला गया क्योंकि आज मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया। क्यों, तुम मेरे सीनियर से मेरी शिकायत करने वाली हो क्या क्योंकि मैं ऑफिस से जल्दी चला गया? आरव ने बहुत क्यूट और मासूम सा चेहरा बनाते हुए पूछा। नहीं जी, मेरी इतनी मजाल कहाँ कि मैं आपकी शिकायत कर सकूं। वैसे भी आप तो बॉस हैं और आपके शब्दों को तो लोग कानून समझ के ग्लोरी वर्ल्ड में काम करते हैं। मुझे खुशी है, तुम्हें सब पता है। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ, ये तो बहुत छोटी सी चोट है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। अच्छा देर हो रही है, चले वापस? नहीं अभी कोई देर नहीं हो रही, अभी मेरे पास बहुत टाइम है। चलो मेरे साथ कहीं पर। कहाँ?
जानवी ने शक करते हुए पूछा। आरव के चेहरे पर अजीब खुफिया स्माइल थी। तुम्हें खुद ब खुद सब पता चल जाएगा, पहले चलो तो। जानवी ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा ठीक है। इतना बोल के आरव मुस्कुरा दिया। उसने एक हाथ अपनी जेब में रखा और एक हाथ जानवी के कंधों पर। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कहीं बेचने नहीं जा रहा। जानवी को थोड़ा अजीब हुआ क्योंकि आरव ने उसके कंधों पे हाथ रखे हुए थे। फिर वो आरव की तरफ मुड़ी और उसे बहुत सीरियस टोन में बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा मिस्टर ओबेरॉय, क्योंकि मेरे में ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपको कुछ मिल सके। आरव को जानवी की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने उसकी तरफ तीखी नज़रों से देखते हुए कहा, किसने कहा कि मेरी बीवी में ऐसा कुछ भी नहीं है? उसे अभी के अभी मेरे सामने लेकर आओ, दिखाता हूँ उसे मैं क्या हूँ और तुम कौन हो। आरव के अचानक से गुस्से से उसे हंसी आ गई और पीछे मुड़कर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। आरव भी साथ में हंसने लगा। जानवी का मूड लाइट होता देखकर उसे भी बहुत खुशी हुई। आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे आप कहीं के नवाब हैं या फिर आपकी कोई लॉटरी लग गई है। आरव को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि जानवी उसके बारे में क्या बोल रही है। अच्छा, लेकिन तुम इतना हैंडसम और इतना स्मार्ट नवाब देखा है कहीं जैसा मैं हूँ? आप ना कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ करते हैं अपने आप की। धरती पर आ जाइए, आसमान में उड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अभी एक मैगज़ीन ने दिल्ली के टॉप स्मार्ट और डैशिंग हैंडसम लड़कों की लिस्ट निकाली थी जिसमें सबसे ज़्यादा वोट मुझे मिले हैं। तभी जानवी ने क्लाइन मारते हुए पूछा, लेकिन वो लिस्ट तो सिंगल लड़कों की है। अब आप सिंगल हैं क्या? मैं तो भूल ही गया था। चलो ठीक है, अगली बार से अपना नाम उन्हें लिखने ही नहीं दूंगा। अच्छा जी, वैसे भी उस लिस्ट में आपके जितने मिस्टीरियस तो कोई और है भी नहीं। आपकी एक झलक पाने के लिए दिल्ली की मीडिया तो पागल होती रहती है। तो कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? जानवी आरव की खट्टी मीठी नोक झोंक ही तो है जो इस कहानी को बरकरार करी हुई है। आगे सुनने के लिए और आरव अभी जानवी को लेके कहाँ जाने वाला है ये जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। और स्टोरी पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बिल्कुल कहीं मत करो यार। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।